जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वायदा किया था कि हम लॉ ऑफ डिमांड के और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कराएंगे। मांग के नियम, मांग के लोच के बाद हम मांग का पूर्ति की तरफ जाएंगे, पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच कराएंगे। मांग और पूर्ति करने के बाद हम संतुलन की ओर जाएंगे, ताकि एक के बाद एक चैप्टर आपके सामने सही से आते रहें और आप लोग समझते रहें। प्यारे बच्चों, जहां तक लॉ ऑफ सप्लाई की बात है, उससे पहले हमें जैसे मांग को हमने परिभाषित किया था, ऐसे हमें पूर्ति को भी परिभाषित करना होगा। पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसको एक विक्रेता एक निश्चित कीमत और समय पर बाजार में विक्रय करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। प्यारे बच्चों, जो मेरे गोडाउन में है, एक शॉपकीपर हूं मैं, जो मेरे गोडाउन में है, जो मेरे स्टॉक में है, वर्तमान कीमत पे हो सकता है मैं उसको सारा का सारा बेच दूं, हो सकता है मैं उसका कुछ हिस्सा बचा लूं, इस नियत से कि कल कीमत बढ़ेगी तो उसको मैं बेचूंगा। इसका तात्पर्य है कि स्टॉक में और सप्लाई में, आपूर्ति में अंतर होता है। आपूर्ति स्टॉक के बराबर भी हो सकती है, आपूर्ति स्टॉक से ज्यादा भी हो सकती है और आपूर्ति स्टॉक से कम भी हो सकती है। आइए हम इसको वन बाय वन, स्टेप वाइज, एक एक तरीके से देखें ताकि आप लोगों को सरलता समझ जाए। तो सप्लाई इज द क्वांटिटी और पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ a commodity which a seller is ready to sell at a particular price and time. Particular price and time is known as supply. It may be different from stock since seller may not be willing to sell the entire stock at that particular price. अगर उसको लगता है कि कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है तो निश्चित वो स्टॉक का एक हिस्सा रख लेगा और उसको अगले बढ़ी हुई कीमत पर बेचेगा। इसके बाद हम बताएंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है। प्यारे बच्चों, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एग्जिस्टिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर आपके सामने आ रहा है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या है? पूर्ति और किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि कीमत अगर बढ़ेगी तो विक्रेता और अधिक मात्रा को पूर्ति करने के लिए, बेचने के लिए तैयार रहेगा। अगर कीमत कम होगी तो नेचुरल है विक्रेता उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी लाएगा। प्यारे बच्चों, यहां भी हम सेट्रिस पेरिवस का नियम देखते हैं। ये सेट्रिस पेरिवस का नियम क्या है? अन्य तत्व स्थिर है। वस्तु की पूर्ति और कीमत के अलावा बाकी सारी चीजें वो कांस्टेंट होंगी, तभी ये नियम, ये धनात्मक संबंध स्थापित हो सकता है। आइए देखते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले या पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। What are the factors determining supply of a particular product? यहाँ पे हम पाएंगे गोल ऑफ द फर्म, फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य अगर लाभ कमाना है तो निश्चित है वो कीमत को ध्यान में रखेगी। कीमत में वृद्धि होने से ही वो वस्तु की पूर्ति को बेचेगी। कीमत में अगर कमी आएगी तो वो वस्तु की पूर्ति को कम कर देगी। दूसरी बात है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ मैंने बताया कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। निश्चित है कि धनात्मक संबंध का मतलब यह है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये तीसरा फैक्टर है जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, रिलेटेड वस्तुएं कैसी होती हैं, उनकी पूर्ति की कीमत कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे इसके अलावा प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन मेकिंग द कमोडिटी। किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं
अगर उन साधनों की कीमत, अगर उत्पादक को अधिक मजदूरी देनी पड़े, अधिक किराया देना पड़े, अधिक लगान देना पड़े, अधिक ब्याज देना पड़े, तो निश्चित है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों, ये भी एक ऐसा निर्धारक तत्व है जो कि वस्तु की उपलब्धता को, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, समान संसाधन से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, और ज्यादा उत्पादन करने की अवस्था में आप ज्यादा पूर्ति भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने बताया कि गोल ऑफ द फर्म, बताया मैंने कि अगर उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना है तो कीमत को ध्यान में रखेगा। अगर उसका उद्देश्य कल्याण है, सार्वजनिक कल्याण है, जैसे सरकारी कंपनियां हैं, उनका लक्ष्य होता है सभी के घर में गैस का चूल्हा पहुंच जाए, सभी को रोजगार मिल जाए, सभी को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, सभी को शिक्षा मिल जाए, इसलिए यहाँ पर कीमत को ध्यान में नहीं रखा जाता, यहाँ पे कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। तो ये की भी आप जो उत्पादक का या विक्रेता का लक्ष्य है, अगर कल्याणकारी है तो कीमत को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लक्ष्य लाभ कमाना है तो कीमत से ही गवाना होगा। दूसरी चीज हमने बताया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्राइस और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। नेचुरल है, दोनों चीज या तो बढ़ेंगी या दोनों चीजें घटेंगी। कीमत बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत घटने से सप्लाई भी कम होगी। इस तरह से पूर्ति के नियम के अनुसार धनात्मक संबंध हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी। अब आप देखिए प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी का मतलब है कि नेचुरल हमारा लक्ष्य है उत्पादक के रूप में, विक्रेता के रूप में हम लाभ कमाना चाहते हैं। हम अपने संसाधन को, हम अपनी फैक्ट्री को उसी वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे जिसकी कीमत बढ़ेगी। तो अगर अन्य किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इस वस्तु की पूर्ति विपरीत तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे प्रवाहित होकर के उस वस्तु की तरफ चले जाएंगे जिसकी कीमत बढ़ रही है। तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स बढ़ने से सप्लाई ऑफ, अब अगर नेचुरल है, मैंने आपको बताया कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसी वस्तु की सप्लाई बढ़ेगी, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मैंने बताया कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा मजदूरी देनी है, ज्यादा वेतन देना है, ज्यादा किराया देना है, ज्यादा ब्याज देना है, तो उस इससे उत्पादक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी डाउन हो जाएगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी के डाउन होने से उत्पादन कम होगा। कम उत्पादन होगा तो निश्चित है कीमत भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी। इस तरीके से अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता होता है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, इससे उत्पादन बढ़ता है और साथ में सप्लाई बढ़ती है। प्यारे बच्चों, यही कारण है कि चीन में या भारत में विदेशी जो वेस्टर्न कंट्रीज है निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए वो सेम प्रोडक्शन से, सेम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करके विदेशों में और इन देशों में, चाइना और इंडिया में भी ज्यादा लाभ कमा सकती है। प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगा, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उत्पादन ज्यादा होगा कि, और इसके अलावा इसके कारण सप्लाई भी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसके कारण आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अब आप सही समान संसाधन से कम उत्पादन करना पड़ेगा। कम उत्पादन का मतलब कम पूर्ति, तो ये भी आपके सामने। आइए अब देखते हैं ये पूर्ति फंक्शन क्या होता है, पूर्ति फलन किसे कहते हैं। The mathematical expression of the supply and its determinants is known as supply function. देखिए, supply of X commodity is a function of price of X, price of 1, 2, 3 related commodities, price factors of production, prices of factors of production, prices of inputs। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो अगर हम मैथमेटिकल रूप में एक्सप्रेस कर दें, किसी वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य निहित गणितीय संबंध पूर्ति फलन कहलाता है। प्यारे बच्चों, पूर्ति फलन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपके सामने आएगा
कि पूर्ति में जो चेंजेस होती है सप्लाई में वो कितने प्रकार की होती है, या तो कीमत के कारण होती है या अन्य तत्वों के कारण होती है। अगर कीमत के कारण होती है तो उसको हम पूर्ति में विस्तार कहते हैं या पूर्ति में संकुचन कहते हैं। अगर अन्य तत्वों के कारण होती है तो उसको हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं या पूर्ति में कमी कहते हैं। जैसे मांग में हुआ था जस्ट उसका उसी तरीके से होगा यहाँ पे भी। अगर पूर्ति में विस्तार या संकुचन होता है तो मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व होता है, उसी सप्लाई कर्व पे विक्रेता ऊपर से नीचे जाता है। अगर पूर्ति में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व दाईं या बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया एक्सपेंशन इन सप्लाई। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, इसे हम एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं। यहाँ देखिए कीमत बढ़ी और सप्लाई Q0 से Q1 करने लगा, तो A से B ऑन द सेम सप्लाई कर्व इज एक्सपेंशन इन सप्लाई कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के केस में आप देखेंगे कि पहले कीमत OP सप्लाई ने घटा करके वस्तु की सप्लाई को OQ1 कर दिया। इस प्रकार आप देखेंगे कि चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों ही स्थिति में विक्रेता सेम सप्लाई वक्र पे है। एक्सपेंशन इन सप्लाई के केस में A से B ऊपर की तरफ जा रहा है उसी पूर्ति वक्र पे, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के केस में A से B नीचे की ओर आ रहा है उसी पूर्ति वक्र पे। इसको हम कहते हैं पूर्ति में विस्तार या पूर्ति में संकुचन। इसके बाद अगर हम देखें तो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी दिखाई पड़ती है। पूर्ति में देखिए इंक्रीज इन सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई का शिफ्ट होकर राइटवर्ड हो जाता है। अब वो सेम कीमत पर ज्यादा सप्लाई कर रहा है, Q0 से Q1 कर रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसा तब होता है जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत बदल जाए या टेक्नोलॉजी बदल जाए, अचानक कोई आविष्कार होता है या प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती हैं तो उससे सप्लाई में इंक्रीज होता है। इसका जस्ट उल्टा होने पे डिक्रीज इन सप्लाई देखा जाता है। ऐसी स्थिति में सप्लाई को खिसक करके बाईं तरफ आ जाता है और यह शिफ्टिंग पैरेलल होती है क्योंकि हमने कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा के अलावा बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट माना है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला चैप्टर आता है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच क्या होता है? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मांग की लोच कराते समय मैंने बताया था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में किस दर में परिवर्तन होता है, उसी तरह हम पूर्ति की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। वहां डिमांडेड था, यहाँ सप्लाइड है, फॉर्मूला सेम है। एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। आपको बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला लग रहा होगा और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ईडी की जगह ईएस है और डेल्टा क्यू का मतलब यहाँ पे चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पी का मतलब है इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्यू का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला दोनों में सेम है, टाइप्स भी सेम है और बस वक्रों का स्वभाव, क्योंकि वहां पे डाउनवर्ड स्लोप था, बाएं से दाएं जा रहा था, यहाँ पे नीचे से ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर होगा। प्यारे बच्चों, बस्ती इसमें देखिए अगर हम पूर्ति की लोच की बात करें तो ये भी 5 प्रकार की होती है। पूर्तिया बेलोचदार, बेलोचदार, इकाई के समान लोचदार, लोचदार और पूर्तिया लोचदार। मांग में भी यही था। अब देखिए ईएस अगर 0 के बराबर है तो आप देखेंगे कि कीमत घट रही है फिर भी सप्लाई उतनी है, सप्लायर मजबूर है, कीमत कम होने पर भी वो सप्लाई करने के लिए मजबूर है, इसलिए पूर्तिया बेरोजगार मांग, पूर्तिया बेरोजगार पूर्ति कहा जाएगा। बेरोजगार पूर्ति उसे कहते हैं जब ईएस की वैल्यू 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ईएस का जो मान है वो देखिए 0.4 आ रहा है जो कि 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है।
इसके अलावा आप देखिए, अगर हम ES बराबर 1 आता है एग्जैक्टली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दैट केस ES का मान 1 होगा, इसे हम इकाई के समान लोशील वस्तु कहेंगे। चौथा पार्ट होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब 1 से तो अधिक होती है लेकिन इन्फिनिटी से कम होती है, प्यारे बच्चों इसको हम लोशील वस्तु कहते हैं। लोशील का मतलब यह है कि अगर थोड़ी सी भी कीमत बदलेगी तो सप्लायर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बदल देंगे। इसके बाद होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई उस समय परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगी जब ES का मान इन्फिनिटी होगा। ऐसे केस में आप देखेंगे कीमत स्थिर है, सप्लाई फिर भी घट बढ़ रही है। इस तरह की वस्तुओं को हम पूर्णतया लोशील वस्तुएं कहते हैं। आइए अब देखते हैं इनका डायग्राम कैसे होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णतया बेरोजगार सप्लाई अगर है तो ये जो सप्लाई वक्र है वो Y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। कीमत बढ़े या घटे, डेल्टा Q जो होगा इसमें हमेशा 0 होगा, चेंज इन क्वांटिटी हमेशा शून्य होगा, चाहे प्राइस कितनी भी बदले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, ज्यादातर ऐसी चीजें मानसून पे निर्धारित होती हैं या हाईली पेरिशेबल या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती है, जिनकी पूर्ति कीमत बढ़े या घटे इस पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो अगर अदरवाइज वो नष्ट हो जाएंगी। इन इलास्टिक पूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो हम पाएंगे इस केस में देखिए चेंज इन प्राइस ज्यादा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम है। तो percentage change in quantity supply less than percentage change in the price, therefore the value of ES is always less than 1, which is considered as inelastic supply। यानी बच्चों inelastic supply के केस में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी सप्लाई सप्लायर को करनी होती है। क्यों करनी होती है? चाहे वो सरकारी नियम हो, चाहे वो वस्तु का स्वभाव ऐसा हो कि नष्ट हो जाए जल्दी, ऐसे वस्तुओं को ज्यादा देर तक स्टॉक में होल्ड करके नहीं रखता। एक अनुसंधान के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जब फसल कटती है तो सप्लायर जो किसान होता है वो वस्तु को जल्दी से जल्दी बेच करके नगद प्राप्त करना चाहता है। उसका मुख्य कारण ये समझा गया है कि उसको पैसे की जरूरत है, उसको कर्जा वापस करना है, उसको घर के तमाम खर्चे करने हैं। तो इस प्रकार ये चीज तभी दूर हो सकती है जब उसको वास्तव में तुरंत बेच दे। तो पूर्ति फसल कटने के समय किसान के लिए बेरोजगार टाइप की मानी गई है और इसी का फायदा उठा करके हम लोग कम कीमत पर ज्यादा सामान किसानों से खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे बचने के लिए, जिससे रक्षा करने के लिए सरकार ने किसानों को तमाम तरीके के प्रोटेक्शन एंड प्रोत्साहन दिए हुए हैं और जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई में देखिए ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दोनों डेल्टा Q डेल्टा P परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। ये एक काल्पनिक वस्तु है जो कि तराजू में बट्टे वाला काम करती है, मापने के लिए काम करती है। ऐसी कोई वस्तु पाई जाए जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है इलास्टिक सप्लाई। इस केस में प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सिंपल सी बात है, देखिए सप्लाई आपकी कितनी ज्यादा चेंज हो रही, प्राइस आपकी बहुत कम चेंज हो रही, तो थोड़ा सा कीमत बदलने से सप्लाई होती है। ऐसा ज्यादातर देखा गया लग्जरी आइटम्स में, नॉन एसेंशियल आइटम्स में, जिसको सप्लायर जो है ज्यादा स्टॉक रख सकता है, जो कि जल्दी नष्ट नहीं होती। जैसे गाड़ियों के केस में हम देखें, व्हीकल्स के केस में देखें, अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं और अगर थोड़ी सी कीमत कम हो जाती है तो उसकी कीमत उसको सप्लाई भी कम करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इस सारे के सारे डायग्राम परफेक्टली इलास्टिक वस्तु के केस में रेखाचित्र आपका एक्स एक्सिस के समानांतर होगा, कीमत स्थिर रहने पर भी सप्लाई में परिवर्तन आप देख सकते हैं। ये भी एक काल्पनिक वस्तु होती है, ऐसी कोई वस्तु पाई नहीं जाती। प्यारे बच्चों, अगर हम रेखाचित्र की बात करें तो आप देखिए प्लस बन रहा है, ये ES 0 के बराबर है, ये ES इन्फिनिटी है और अगर सेंटर से निकल रहा है तो ES 1 के बराबर है। अगर इस सेंटर के ऊपर से ऐसे जा रहा है तो ये ES लेस देन 1 है और सेंटर के राइट वर्ड जा रहा है तो ये ES इज मोर देन 1।
इसके बाद आप देखिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रहा हूँ। डिफाइन सप्लाई, स्टेट लॉ ऑफ सप्लाई, draw supply curve of such a commodity which is perfectly elastic, write one determinants of supply, give formula for law of supply। आप इनका आंसर लिखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता इनमें से, देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, इसके बाद आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। प्यारे बच्चों, ये किताब मेरी खुद की लिखी हुई है, इसलिए किसी प्रकार का इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। यार बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर के बाद आप देखेंगे कि हम संतुलन की तरफ जाएंगे। संतुलन में हमें मांग और पूर्ति दोनों वक्रों की जरूरत होती है, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और फिर हम मिलते हैं संतुलन वाले चैप्टर में, किस प्रकार से बाजार में संतुलन का निर्धारित होता है और किस प्रकार से सरकार ने किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सपोर्ट प्राइसेस दिए हैं, प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, किस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण ना हो उसके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। क्या कारण है कि हम एलपीजी गैस पे सिलेंडर मिलता है, अगर सिलेंडर पे सब्सिडी हटा दी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मिल जाएगा। थैंक यू।